हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री का सामान्य परिचय चल रहा था, इंट्रोडक्शन ही हम पढ़ रहे हैं। ऐसे बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ आते आते हम उनको भूल चुके हैं या कम हमारे दिमाग में वो रह गए हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं बिंदुओं को वापस आपको एक बार समझा रहा हूं, क्योंकि इनकी चर्चा होती रहती है। ठीक है, हायर लेवल पर इनको ज्यादा डीपली नहीं समझाया जाता। स्टार्टिंग क्लास में मैं आपको इन बेसिक बिंदुओं पर ही आपको समझा रहा हूं और आपको अच्छे से इनको समझना है। ठीक है, देखो इस वे में इसको वीडियो को नहीं लेना है कि ये हमें आता है। हाँ, माना कुछ विद्यार्थियों को आता है, आ रहा है, पढ़ा है, लेकिन यहां तक आते आते हमसे वो कुछ बिंदु मिस आउट हो चुके हैं, दिमाग से निकल चुके हैं। उन पर एक बार हम वापस फोकस कर लेंगे तो 11वीं क्लास में केमिस्ट्री को अच्छे से डील कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय या पढ़ाते समय ऐसी बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो आपको आ नहीं रहे हैं, डिस्कस नहीं किए जाते, डायरेक्ट कह के आपका निकल दिया जाता है। ठीक है, फिर आप वहां देखते रहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, हमें आ नहीं रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो बेसिक आपने नहीं सीखा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मैं पदार्थ को अवस्थाओं के आधार पर समझा रहा था और उसमें हम द्रव की बात कर रहे थे, लिक्विड की बात कर रहे थे, और इसमें बताया था कि भाई इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसमें वाष्पन पाया जाता है, वाष्पन को समझा लेते हैं ना। और वाष्पन के बाद ही अगला पॉइंट आता है क्वथन। बॉइलिंग भी समझ में आ जानी चाहिए। बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है, क्वथन किसे कहते हैं? द्रव का उबलना ही क्वथन कहलाता है। तो द्रव का उबलना, द्रव का उबलना जो होता है, उबलना ही क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। देखो ये बिंदु सब आपके सामने आएंगे, क्वथन कहलाता है। द्रव का उबलना ही क्या कहलाएगा? क्वथन कहलाता है। समझ रहे हैं? अब द्रव उबलता कैसे है, बॉईल कैसे करता है, वो समझना है। देखो हमने एक पात्र में द्रव को लिया और उसको स्टैंड पे रख के हमने क्या किया? गर्म किया। ठीक है, स्टैंड पे रख के उसको क्या किया है? गर्म किया। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैंने इसमें ये द्रव ले लिया और इसको हम क्या कर रहे हैं? स्टैंड पे रख के क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा जब इसको हम गर्म कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में आपको समझाएं। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो द्रव के जो अणु हैं वो ऊष्मा ग्रहण करते हैं, और ऊष्मा ग्रहण करके यहां से निचले स्तर से कहां? ऊपर की ओर जाते हैं, सरफेस की ओर ये जाते हैं। ठीक है, सरफेस की ओर जाते हैं और इस सतह को छोड़कर क्या है? बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे सारे अणु, धीरे धीरे सारे अणु क्या करते हैं? एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो सरफेस के अणु भी सतह को छोड़कर जाते हैं और अंदर वाले अणु भी, भाई जैसे ही अंदर वाले अणु भी सरफेस को छोड़ करके, अगर ये पात्र खुला है तो वायुमंडल में इस वाष्प के रूप में जाना शुरू हो जाते हैं, अर्थात वाष्पन होना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम ऊष्मा जब देते रहते हैं, ताप इसका बढ़ाते रहते हैं, तो अणुओं पर ऊर्जा ज्यादा होने के कारण, यानी सारे अणु ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। यानी ज्यादा से ज्यादा अणु द्रव के अंदर से कहां जाना शुरू हो जाते हैं? वायु में जाना शुरू हो जाते हैं या वायुमंडल में जाना शुरू हो जाते हैं। एक अवस्था ऐसी देखने को मिलती है, धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो एक अवस्था ऐसी देखने को मिलती है हमें
कि हम देखते हैं कि हमारे द्रव के अंदर बुलबुले बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और उसी कंडीशन को हम क्या देते हैं, उसी स्थिति को क्या देते हैं कि द्रव हमारा उबल रहा है, वही द्रव का उबलना कहलाता है। यानी बुलबुले से दिखाई देते हैं, उसी को हम कहते हैं द्रव का उबलना। ठीक है नहीं? ऐसा जो बुलबुले दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, कैसे बुलबुले दिखाई देते हैं? देखो मैंने बताया कि पहले कम अणु जा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे अणु गुच्छों के रूप में, बंच के रूप में जल के अंदर से एक साथ वायु में जाते हैं, और वही बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसी को हम जल का क्या कहते हैं, उबलना कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो द्रव का उबलना क्या है, तो हम कह सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से समझा सकते हैं? क्या कह सकते हैं, जब द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के अणु ऊष्मा ग्रहण करके द्रव की सतह को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। अर्थात वाष्पन होने लगता है। समय के साथ वाष्पन बढ़ता है और एक स्थिर ताप पर द्रव के अंदर से इसके अणु समूहों के रूप में द्रव से एक साथ बाहर जाते हैं। द्रव में बुलबुले बनते दिखाई देते हैं। इसी स्थिति को द्रव का उबलना कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब द्रव को गर्म करते हैं, द्रव के अणु ऊष्मा ग्रहण करके द्रव की सतह को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं, अर्थात वाष्पन होने लगता है। समय के साथ वाष्पन बढ़ता है और एक स्थिर ताप पर द्रव के अंदर से इसके अणु समूहों के रूप में द्रव से एक साथ बाहर जाते हैं। द्रव में बुलबुले बनते दिखाई देते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, द्रव का उबलना कहते हैं। समझना की बात, ये चीज
कथन को मैंने समझा दिया है। ठीक है, द्रव का उबलना क्या कहलाता है। अब मैं आगे बताता हूं आपको, क्वथनांक की बात करता हूं। देखो एक स्थिर ताप पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वथनांक की बात करते हैं। तो वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव क्या करता है, उबलता है, क्या कहलाता है भाई, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक को भी मैं समझा देता हूं। वह स्थिर ताप, वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, कोई द्रव उबलता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इस पर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो दूसरे शब्दों में एक अच्छी डेफिनेशन क्वथनांक की दे सकते हैं हम। वह स्थिर ताप, या कर कैसे कर सकते हैं, वह स्थिर ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ये समझ सकते हैं। वह स्थिर ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। सही है, समझ रहे हैं आप इसको। दो तरीके से डेफिनेशन दी, जो कि अच्छी डेफिनेशन, ये आपके काम आने वाली है, ये आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं द्रव के वाष्प दाब के बारे में भी चर्चा कर दूं कि द्रव का वाष्प दाब है क्या, ये मैं आपको अब समझा दूं। ठीक है, द्रव का वाष्प दाब किसे कहते हैं। देखो इन सब की चर्चा आया करेगी। ठीक है, हालांकि ये सारे पॉइंट्स, इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको वापस डिस्कस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको। तो वाष्प दाब को मैं समझा देता हूं, यह क्या है। देखो पहले समझ लो क्या है। माना हमने एक द्रव को एक बंद पात्र में लिया है, इतना इस पात्र को भर लिया है, ये द्रव और ये रिक्त स्थान, ये खाली जगह है। ठीक है, अब इसको आप गर्म करो, मान लो गर्म करें, है ना, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, मान लो हीट दी, इसको गर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें वाष्पन होगा और इसकी सतह से कुछ अणु वाष्प के रूप में, ये क्या है, वाष्प अवस्था है, वाष्प है, द्रव की वाष्प है। ठीक है, आ जाएंगे खाली स्थान में, इकट्ठा होते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, देखो समय के साथ, यानी पहले जब गर्म कर रहे हैं तो वाष्पन हो रहा है। ठीक है, अब जब धीरे धीरे गर्म करते जाएं तो इसकी वाष्प अधिक मात्रा में बन जाएगी। क्या होगी, अधिक मात्रा में बन जाएगी। और अधिक मात्रा में जब वाष्प बन जाएगी तो एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, एक ऐसी स्थिति आएगी
कि इस वाष्प के जो अणु हैं, यानी द्रव के जो अणु वाष्प अवस्था में, वो अणु चाहे तो इस पात्र की दीवार से टकराएं, चाहे इसके सरफेस पर टकराएं, ये वापस इस वाष्प अवस्था से किस अवस्था में आना शुरू हो जाएंगी? द्रव अवस्था में। यानी कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी? संघनन। क्या हो जाएगी? संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी वाष्प का किस अवस्था में आना? द्रव अवस्था में आना क्या कहलाएगा? संघनन। पहले क्या हो रहा था? वाष्पन। क्या हो रहा था? पहले वाष्पन हो रहा था। समझ आ रही बात? पहले वाष्पन हो रहा था और एक निश्चित अवस्था के बाद क्या शुरू होता है? एक निश्चित अवस्था पर क्या शुरू हो जाता है? संघनन प्रारंभ हो जाता है। समझ रहे हैं? संघनन स्टार्ट हो जाता है। क्या समझे आप? कि द्रव को जब गर्म करते हैं एक पात्र में लेकर के, बंद पात्र में, तो क्या होता है? पहले धीरे धीरे वाष्पन होता है और द्रव के जो अणु होते हैं वो वाष्प अवस्था में जाते हैं। लेकिन जब एक अवस्था पर द्रव की वाष्प बहुत ज्यादा बन जाती है तो यही द्रव के अणु अपनी ऊर्जा खोकर पुनः द्रव अवस्था में या द्रव में क्या करते हैं? आते हैं, द्रव में समाते हैं। तो कहने का मतलब है, और एक अवस्था पर क्या होता है? एक ऐसी स्टेट आ जाती है उस पर वाष्पन की दर जो होती है वो संघनन की दर के बराबर हो जाती है। संघनन की दर के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, इसी को अवस्था को हम कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहा जाता है। साम्य अवस्था आगे चल के सीखेंगे कि ऐसी अवस्था इस पर दो प्रक्रियाएं एक दूसरे के समान रूप से, एक दूसरे के समान दर से विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, तब हम उस अवस्था को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। जैसे वाष्पन की दर किस बराबर हो रही है? संघनन की दर के, तो ये स्टेट क्या कहलाएगी? ये अवस्था क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था कहलाएगी। तो द्रव वाष्प साम्य अवस्था होती है। और इसी अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, ये द्रव के जो वाष्प है, द्रव के जो वाष्प अवस्था में अणु हैं, ये द्रव के सरफेस पर टकरा कर क्या उत्पन्न करते हैं? दाब उत्पन्न करते हैं। और इसी दाब को क्या कहते हैं? हम वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या बन जाती है, कैसे हमें समझनी है, मैं सीधा सा लिख देता हूं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई वाष्प दाब की चर्चा। ठीक है, अब हम द्रव के अन्य गुणों को समझते हैं। द्रव की अन्य प्रॉपर्टीज क्या हैं? द्रव में पृष्ठ तनाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृष्ठ तनाव पाया जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव द्वारा अपने पृष्ठ को न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति। क्या कहलाएगी? पृष्ठ तनाव कहलाएगी। पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं।
द्रव द्वारा अपने पृष्ठ को न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, ये चीज। और इसीलिए एग्जाम्पल क्या है, पानी की बूंद गोल होती है, पानी की जो बूंद होती है, ठीक है, कैसी होती है, गोल। इसी गुण के कारण होती है। ठीक है, वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं ये गोल होती हैं, ये सब इसका रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव है। फिर अगला है, द्रव में श्यानता पाई जाती है। द्रव में क्या पाई जाती है, श्यानता पाई जाती है। द्रव में श्यानता पाई जाती है। ठीक है, द्रव में क्या पाई जाएगी भाई, श्यानता पाई जाएगी। ये चीज हमें समझनी। श्यानता क्या होती है कि देखो ऐसा माना जाता है, आगे सब पढ़ेंगे आप, कि द्रव किसमें बहता है, परतों में बहता है। द्रव किसमें बहेगा, परतों में बहेगा, और एक परत दूसरे परत के ऊपर बहेगी। मान लो ये ए परत है, ये बी परत है, ये सी परत है और डी परत है। ये परतें सभी दिशा में बह रही है, मान लो ऐसे, जनरल सी बात है। तो अब ये वाली परत बिल्कुल किसी सतह के संपर्क में रहेगी, कोई भी सरफेस के संपर्क में रहेगी। मान लो कोई नदी है जो जमीन पर बह रही है, तो बिल्कुल हमारी भूमि के संपर्क वाली परत बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। तो ये वाली परत कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। ये बिल्कुल इसके सतह वाली परत बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। इसके ऊपर ये दूसरी परत जो वाली ये बह रही है, ये वाली ये परत बह रही है, मोटी परत इतनी ये वाली बह रही है। इस परत, जब ये परत इसके ऊपर बहेगी तो ये निचली वाली परत जो है वो परत क्या करेगी, इस ऊपर वाली परत की गति का विरोध करेगी, यानी वो वापस इस पर घर्षण बल लगाएगी। तो इन परतों के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, वही घर्षण क्या कहलाता है, श्यानता। यानी द्रव परतों में बहता है और परतों के बीच जो घर्षण उत्पन्न होता है वो घर्षण ही क्या कहलाता है, श्यानता। ठीक है, श्यानता के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो द्रव है वो तेजी से बहेगा या धीरे बहेगा। जैसे आप गोंद को ले लो, गोंद को अगर हम इस पर डालते हैं, गिरता है, तो वो पहली बात तो बोतल से ही बहुत धीरे 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 बहता है। फिर यहाँ गिर जाता है तो भी वहां पर बहुत धीरे धीरे धीरे, ऐसा लगता है कि बह ही नहीं रहा हो और वहां इकट्ठा सा रहता है। लेकिन अगर हम जल को डाल दें, तुरंत बह जाता है जल, है ना, पानी जो है वो बह जाता है। तो जिसमें श्यानता अधिक, भाई श्यानता अगर अधिक है तो जो वेग है, बहने का वेग है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर श्यानता कम है तो वेग जो है, बहने का जो वेग है वो क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो जल की श्यानता क्या है, कम है, तो ये तेजी से बहेगा। गोंद की श्यानता क्या है, अधिक है, तो इसका वेग क्या होगा, बहने का क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से इसके बाद हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व जल ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है ना। क्यों कम होता है, क्योंकि इसके इकाई आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो ठोस की अपेक्षा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसके लिए इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको डिस्कस किया, मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने ठोस और द्रव की पढ़ी उनको अच्छे से समझना है। यही सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस में वापस रिपीट होंगे, मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं। द्रव, ठोस, इनके गुणों के बारे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो प्रमुख बिंदु हैं, जो बेसिक पॉइंट हैं, उनको क्लियर करेंगे।